जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर 11th लेक्चर में, जो 11वां लेक्चर है आज का हमारा साइंस एमसीक्यू का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं साइंस क्यूज के बारे में। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है। मीथेन CH4, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, इसमें से नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है, बाकी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एक गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर उज्ज्वल ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रहों पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प, कार्बन और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी में हैं। कौन कौन सी, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन भी। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है। तो CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है, सौर हीटरों में, रेफ्रिजरेटरों में, इन धुलाई मशीनों में और माइक्रो ओवनों में। ठीक है, तो जो CFC यूज होती है ज़्यादातर कहाँ होती है, रेफ्रिजरेटरों में यूज होती है। किस में होती है, रेफ्रिजरेटरों में होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें रेफ्रिजरेटरों में तो यूज होती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। CFC एक यौगिक गैस है, क्या है, एक यौगिक गैस है CFC, जिसमें क्या है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व होते हैं। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व होते हैं इसमें। हमारे रेफ्रिजरेटर और प्लास्टिक फोम्स में CFC होती है। जब यह CFC हवा में प्रवेश करता है तो यह उड़ते उड़ते ओजोन परत तक पहुंचकर ओजोन कणों को नष्ट करने लगता है, जो हानि पहुंचाता है CFC क्या, ओजोन कणों को। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान में इसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, ठीक है, इसमें आजकल क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो उपयोग करते हैं CFC की जगह। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो उपयोग करते हैं वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, एसरसिशिया कोलाई हो गया और कीरोनोबैक्टीरियम हो गया, वाइब्रियो कोलेरी हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव की आंत में कौन सा एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु होता है, वो मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से है जो एसररिशिया कोलाई जो है मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये परमानेंट होता है ऐसी जो एसररिशिया कोलाई, और यह एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है और इस बैक्टीरिया से ज़्यादातर हानि रहित होता है। ये नुकसान नहीं करता है ये बैक्टीरिया, मगर कभी कभी क्या कर देता है, जैसे पेट में मरोड़, दस्त आदि के जैसे लक्षणों को पैदा कर देता है। ठीक है, तो कई बार इनकी वजह से लोगों का क्या करता है, जो गुर्दा होता है काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो जो लिंग संलग्न वंशांगति जो है, ठीक है, के खोजकर्ता कौन थे, मैकलंग हो गया, मेंडल हो गया, मॉर्गन हो गया और लेडस्टीनर। ठीक है, तो इसके जो सेक्स लिंकेंड जो इनहेरिटेंस होता है उसके खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो कौन थे इसके खोजकर्ता, मैकलैंग, मेंडल, मॉर्गन और लेडस्टीनर। कौन थे, मॉर्गन थे। ठीक है, मॉर्गन, कौन थे, मॉर्गन थे।
इसके मॉर्गन थे। और जो प्राणियों में क्या होता है, प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों के जो वंशांगति लिंग के संबंधित होते हैं, ठीक है, किससे संबंधित होते हैं, वंशांगति लिंग के संबंधित होते हैं। और इनका संबंध लिंग के गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में वर्णांधता पहले से ही आती है, आनुवांशिक रोग होता है ये, ठीक है। हीमोफीलिया आदि जो होते हैं आनुवांशिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है, फुहारा होता है ना, फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैंग्रो के सिद्धांत पर, ठीक है। तो जो फुहारा होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फुहारा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारा। बर्नौली सिद्धांत पर बर्नौली कौन थे, बर्नौली एक डच स्विस गणितज्ञ थे जो डैनियल बर्नौली, ठीक है। और बर्नौली सिद्धांत पर फुहारा कार्य करता है। और किसी प्रवाह में बर्नौली की जो सिद्धांत है वो क्या है, किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर, जब तरल में प्रवाह का तरल में वेग बढ़ने पर तरल की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है, ठीक है। तो यही है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, तो परमाणु बम पहली बार कहाँ फेंका गया, हिरोशिमा, हांगकांग, नागासाकी, टोक्यो, ठीक है। तो पहले इनमें से, ठीक है, इनमें तो फेंका नहीं गया, तो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया बम, ठीक है, परमाणु बम। तो हिरोशिमा में पहली बार किस में पड़ा, हिरोशिमा में पहली बार डाला गया 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम डाला गया। बात करें परमाणु बम के बारे में, ठीक है, तो परमाणु बम यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन जो फ्यूजन से शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे परमाणु पूछा जाता है कि परमाणु बम में जो एनर्जी आती है, जो पावर होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, परमाणु के विखंडन से, प्लूटोनियम के, ठीक है। इसके जब परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन जब फ्यूजन होता है तो शक्ति प्राप्त होती है। और इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन के प्रहार किया जाता है। किससे प्रहार किया जाता है, न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है। और इस प्रहार से ही बड़े मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस जो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इस क्रिया को हमारी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस यौगिकों में आयनिक बंध नहीं होते हैं, आयनिक बॉन्ड किस में नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड किस में नहीं होता है, किन यौगिकों में नहीं होता है, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। किन यौगिकों में, किस यौगिक में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड किन में नहीं होता, मीथेन में नहीं होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किस में नहीं होता है, मीथेन में नहीं होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक जो बॉन्डिंग की बात करें तो एक प्रकार का रासायनिक बंध होता है, या एक प्रकार का रासायनिक बंध जिसमें दो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं और वे स्थिर वैद्युत, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जिसे विद्युत संयोजी बल यानी कि इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, विद्युत संयोजी बंध कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे MgO, ठीक है, MgO का O इसके बॉन्डिंग है, ठीक है, Mg++ में और O- हो गया, ठीक है। तो मीथेन में जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक पदार्थ सब्सटेंस का नाम बताइए, एक पदार्थ जो एक सब्सटेंस का नाम बताइए जो विटामिन का जो चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में अप्रभावी रहता है, ठीक है। तो एक पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को मेटाबॉलिज्म में अप्रभावी रहता है, ठीक है, चयापचय में। तो एंटी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, सिनेकोबाइलामाइन और राइबो जो फ्लेविनोसिस जो होता है वो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, एक विटामिन का नाम बताइए जो विटामिन का चयापचय में प्रभावी रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, एंटी और विटामिन जो होता है, जो एंटी विटामिन होता है, एंटी विटामिन वो क्या करता है, विटामिन को चयापचय में अप्रभावी रहता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया
एंटी विटामिन। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ठीक है, दूध किसके द्वारा खट्टा होता है, जो वायरस हो गया और बैक्टीरिया हो गया, निमेटोड और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो दूध खट्टा होता है किसके कारण होता है, दूध खट्टा बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है दूध खट्टा। दूध खट्टा बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु जो होता है दूध में पाया जाता है। कौन सा, एसिडाई लैक्टिसाई पाया जाता है। और ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टोमीटर की बात करें तो ये दूध का घनत्व मापी होता है। ठीक है, दूध की डेंसिटी मापता है ये, और एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम दूध की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, क्षय रोग, टाइफाइड, HIV और मलेरिया। ठीक है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये क्षय रोग जो होता है। ठीक है, क्षय रोग जो होता है उसे हम श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्वेत प्लेग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग यानी कि टीबी। ठीक है, टीबी एक संक्रामक रोग होता है जो सामान्यतः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है टीबी जो रोग है, और इसे क्या बोलते हैं, श्वेत प्लेग बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग श्वेत प्लेग भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का एक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, 2 7 3 7 5 9 2 8 7 और 2 8 9। ठीक है, तो कौन सा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, ये आपका क्लोरीन का क्या होता है, Cl17 होता है। ठीक है, Cl17 होता है, तो कितना होगा 2 8 और 7। ठीक है, 2 8 7 की बात करें तो 2 8 7 में, ठीक है, 2 8 7 होता है। सिंबल जो होता है क्लोरीन का Cl होता है, और जो एटॉमिक नंबर की बात करें Cl17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और बात करें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ठीक है, तो जो 1s2 में 2 हो गया। ठीक है, 1s2 2 हो गया, और 2s2 और 2p6 यानी कि 8 हो गई ये। ठीक है, दूसरे में p में, और 3 में जो चले जाएंगे 3s2 और 3p5 यानी कि 7 हो गए। ठीक है, तो ये होता है Cl17 क्लोरीन 35.5 इसका होता है। और जो S होल्ड करता है कितने तक करता है, जो S होल्ड करता है वो 2 होल्ड करता है और अपने पास, और P होल्ड करता है 6 तक, अप टू 6 तक करता है। और जो D ग्रुप होता है वो होल्ड कितने करता है, 10 तक कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो किस कार्य के लिए मिला, ऊष्मागतिकी के नियम, रामन प्रभाव और चुंबकीय एकीकरण, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये रमन प्रभाव के कारण मिला इन्हें। ठीक है, रमन प्रभाव के कारण, रमन इफेक्ट के कारण मिला इन्हें नोबेल पुरस्कार। और ये पर क्या था, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव क्या था, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करा इन्होंने, तो तब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जब किसी पदार्थ पर फोटोन आपतित हो करते हैं, ठीक है, जब किसी पदार्थ पर फोटोन आपतित करते हैं तो इस प्रकार इस जो पदार्थ से टकराकर ये फोटोन क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, अर्थात ये फोटोन अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। ठीक है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन बोल देते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है।
साइकिल चलाने वाला मोड़ लेकर क्यों झुकता है? तो मोड़ लेकर क्यों झुकता है? ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए, ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो साइकिल वाला कैसे चलता है? और जब बैंड पार कर लेता है, ठीक है, बैंड पार कर लेता है, तो मोड़ को मोड़ लेते समय, जब मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा वह। ठीक है, और उसे गिरने से बचाएगा वह। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? डाटा स्टोरेज, फेस पाउडर, वाइट पेंट, उपरोक्त सभी। जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, डाटा स्टोरेज हो गया, फेस पाउडर हो गया, और वाइट पेंट आदि बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कौन सा जीव ऑर्गेनिज्म नाइट्रस को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है? नाइट्रेटस को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। कौन सा जो जीव ऑर्गेनिज्म होता है? स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर और राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीव जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो जीव होता है नाइट्रेटस को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है? नाइट्रेटस को नाइट्रोजन में चेंज कौन सा करता है? जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम करता है चेंज इसको। ठीक है, नाइट्रेटस को नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। दलहनी फसलों के जड़ों की ग्रंथियों यानी कि गांठों में पाया जाने वाला जो राइजोबियम है, जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को यौगिकीकृत करके, सोशलाइज्ड करके पौधे को मुहैया कराते हैं। ठीक है, इस कारण इन फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दलहनी फसलों को। ठीक है, दलहनी फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बफर विलयन सॉल्यूशन की क्या है? ठीक है, बफर विलयन सॉल्यूशन की क्या है? जिस विलयन में अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का पीएच मान बदल जाता है, जिस विलयन में पीएच का मान उदासीन के समान हो, यह ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल या क्षार को थोड़ी मात्रा में डालने पर विलयन का मान नहीं बदलता है। नन ऑफ दीज। तो बफर विलयन क्या है? जो बफर विलयन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? यह एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का पीएच मान नहीं बदलता है। ठीक है, क्या होता है बफर विलयन? बफर विलयन क्या होता है? यह एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का पीएच मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए CH3COOH, ठीक है, CH3COH प्लस CH3COONA का मिश्रण एक अम्लीय बफर है। ठीक है, इसमें इसका पीएच मान नहीं बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किस पोषक तत्वों की कमी से ऊर्जा त्वचा में प्रभावित होती है? किंतु पोषक तत्वों की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो राइजोफ्लोसिन हो गया, नियासिन और पायरोडोक्सिन, और पेंटोथेनिक एसिड हो गया। विटामिन के कैल्शियम, फ्लोरीन, कॉपर, आयरन, आयोडीन, जिंक और पोटेशियम। नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किस पोषक तत्वों की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? त्वचा किस पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित होती है? ये होती है जो राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेसिन होता है, नियासिन होता है, पायरिडोक्सिन होती है, और पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, इनकी कमी से, ठीक है, इनकी कमी से क्या होता है? त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, स्किन प्रभावित होती है इससे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो मुख्य प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, कैसीन, ग्लोबिन और एल्बुमिन। ठीक है, दूध में कौन सा
प्रोटीन पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन, जो है कैसीन, ठीक है, कैसीन जो है, कैसीन दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, ठीक है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। बात करें, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, इसीलिए दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, इसीलिए थोड़ा पीला होता है। कैसा, पीला, पीला कलर होता है इसका थोड़ा हल्का सा, ठीक है। तो इसके कारण प्रोटीन होता है ये कैरोटीन नामक गाय के दूध में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है, जो दिमाग होता है यानी कि बुद्धि, माइंड, ठीक है, तो वो केंद्र कौन सा होता है, ठीक है। माइंड कौन सा होता है मानव केंद्र की बुद्धि में, ठीक है, बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है, सेरेबलम, मेडुला अल्बागेंटा, सेरिब्रम और थैलेमस, ठीक है। तो कौन सा होता है बुद्धि, मानव मस्तिष्क में बुद्धि, जो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम होता है, उसमें मानव की बुद्धि यानी कि माइंड होता है, ठीक है। माइंड वाला भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क की बात करें तो जो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन और प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो यह पूछा जाएगा कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, जब अग्र मस्तिष्क जो फोरब्रेन और प्रमस्तिष्क सेरेब्रम आपस में जुड़ते हैं तो यही सबसे बड़ा भाग होता है। और यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना होता है, 2/3 हिस्सा होता है, 2/3 हिस्सा होता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो हिंड ब्रेन होता है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। और इसमें क्या होता है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम एवं मेडुला अल्बागेंटा का बना होता है ये, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम है, इसमें मानव की क्या होती है, बुद्धि होती है, माइंड होता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में काफ़ी चक्र टाइप चक्र होते हैं, उसमें क्रेब्स चक्र भी, उसके भी काफ़ी वो उदाहरण हैं। और क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, लैक्टिक अम्ल, पाइरूविक अम्ल, ग्लूकोज एटीपी और फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, क्रेब्स चक्र में होता है आपका पाइरूविक अम्ल का होता है, ठीक है। किसका होता है, क्रेब्स चक्र में, क्रेब चक्र में जो होता है, क्रेब चक्र में पाइरूविक अम्ल का जो अम्ल होता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है, ठीक है। क्रेब्स चक्र क्या है, वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह ऐसा पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन बनता है कि जो वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, क्रेब्स चक्र है, ठीक है। यह कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्रेब्स चक्र, ठीक है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर। इसके बाद इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत पदार्थ की पाइरूविक अम्ल, ठीक है, पदार्थ का अंत जो होता है पाइरूविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्रेब्स चक्र का किसने करा था खोज, तो क्रेब्स चक्र का हैंस एडोल्फ क्रेब ने करा था, ठीक है। हैंस एडोल्फ क्रेब ने इसकी खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 के तत्व को किस समूह में रखा जाएगा, 2-8 के तत्व को किस समूह में रखा जाएगा, समूह 8, समूह 2, समूह 18, समूह 10, ठीक है। तो 2-8 के तत्व को किस समूह में रखा जाएगा, समूह 18, ग्रुप 18 में रखा जाएगा, ठीक है। ग्रुप 18 में रखा जाएगा इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 के तत्व के साथ तत्व 8 में ऑक्जेक्ट, ठीक है, ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट कॉन्फ़िगरेशन विन्यास होता है, ऑक्सीडेंट विन्यास होगा, इसीलिए एक अंतर गैस होना चाहिए और जो समूह में 18 में रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
22 क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और सीरम। निम्नलिखित में से थ्रोम्बोसाइट्स का किसे कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को कहा जाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है, ठीक है, मनुष्य में कितना होता है? 1.5 से 4.5 लाख के बीच में स्वस्थ मनुष्य में क्या होती हैं? प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, एक्सोन, न्यूरॉन और पित्त। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? ये है नेफ्रॉन, ठीक है। कहाँ है? नेफ्रॉन है, ये है आपका गुर्दा, ठीक है। तो नेफ्रॉन इसके अंदर से आपका जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उनमें वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है और भूमि बल भी होती है, जलवायवीय विभिन्नता होती है। तो समुद्र के किनारे जो उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय न होने का कारण क्या होता है? स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, ठीक है, जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। तो वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स, ठीक है, ये होती हैं एनुअल रिंग्स ऐसे करके, ठीक है। तो एनुअल रिंग्स होती हैं, तो इसके बारे में बात करें तो एनुअल रिंग्स जो होती हैं वार्षिक वलय, जिससे पेड़ की एज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगर एक चक्र, एक रिंग घूमी तो 1 वर्ष कहा जाएगा, 2 घूमी 2 वर्ष, ठीक है। तो इसके द्वारा वृक्ष में उपस्थित वार्षिक वलयों की गणना कर वृक्ष की अवस्था, एज की सही जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं? केंद्रक में, नाभिकों की संख्या में, कि नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या में, नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। परमाणु गुण किस पे निर्भर करते हैं? परमाणु गुण करते हैं इनमें से किसी में नहीं करते हैं परमाणु के गुण निर्भर। ये करते हैं, एक परमाणु किसी साधारण पदार्थ के सबसे छोटी घटक इकाई होती है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। और हर परमाणु नाभिक से बना है। किससे बना है? परमाणु नाभिक से बना है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है, ठीक है। क्या है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों से सीमित है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं, ठीक है, कमेंट करके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्लासें कैसी चल रही हैं, ठीक है, और सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।